हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हमारे यहाँ जब भी कोई इलेक्शन होने वाला होता है तो एक साहब कहीं से नमूदार हो जाते हैं, उनका नाम है ज़मीर जी, जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि बिल्कुल आपको अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहिए। और फिर हमने देखा कि सेनेट के जो हालिया इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरह अपोजिशन हुकूमत की नाक के नीचे से उनका उम्मीदवार को हरा के वो सीट ले गई तो वावेला मच गया और कहा कि अपोजिशन ने जो है यहाँ पर नोट चलाए हैं। बकौल वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे 15 से 16 अरकान बिके हैं। उसके बाद मामला इलेक्शन कमीशन में भी पहुँच गया है, उस पर भी आएंगे। मगर अब है चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन 12 तारीख को। उससे पहले दोबारा से ये बात गर्म हो गई है कि जनाब ये इलेक्शन कौन जीतेगा। मुकाबला बहुत टाइट है। यूँ तो 52 अरकान अपोजिशन के हैं, 48 जो हैं वो हुकूमत के हैं। मगर क्लोज़ मैच इसलिए कहा जा रहा है कि अपोजिशन का एक रुकन यानी इसहाक डार साहब वो ऑलरेडी नहीं है, तो ज़ाहिर है ओथ भी नहीं लिया उन्होंने, वो भी नहीं है। उसके अलावा जो है कुछ अरकान के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो लाजमी ही सादिक संजरानी साहब जो हालिया चेयरमैन हैं उनको ही वोट डालेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें नॉमिनेट किया है और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कह चुके हैं कि ये रियासत के उम्मीदवार हैं। तो ज़ाहिर है जब रियासत बमुकाबला अपोजिशन आ जाए या रियासत बमुकाबला हुकूमत आ जाए तो रियासत ही जीतती है। ख़्याल यही है कि शायद इस बार अपोजिशन के कुछ अरकान उसी तरीके से अपने ज़मीर की आवाज़ के तहत सादिक संजरानी साहब को वोट दे दें जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कुछ हुकूमती अरकान, हुक्मरान जमात के अरकान ने ज़मीर किया वोट दे दिया था। तो वसत साहब इस बार जो है हुकूमत वो ख़ासी नज़र आ रही है कि अब ज़मीर छोड़ें और हम जो है शिबली फराज को आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में सुन रहा था और उन्होंने बगैर लगी लिपटी के बात की। उन्होंने कहा देखें जी, बात ये कि अभी तक तो हम गेम उसूलों के हिसाब से खेल रहे थे ना, बिल्कुल, लेकिन जो अपोजिशन ने हरकत की है बाद के इलेक्शन में, उसके बाद से ग्लव्स आर ऑफ और हम जीतने के लिए हर वो हरबा या इक़दाम करेंगे जो कि ज़रूरी हुआ। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि सितम करोगे सितम करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। क्या बात है। तो इसमें अब आपको ज़ाहिर है अपना इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा जहमत देने की ज़रूरत नहीं है कि हर हरबे में कौन कौन से हरबे जो हैं वो बाहर रह सकते हैं। हर हरबा तकरीबन तमाम ही हरबे होंगे। इसके अलावा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, पता नहीं मेरा क्यों जी चाहता है, तीसरी बार मैं मुबारकबाद देता हूँ भाई कादिर साहब को, हाँ, जो कि बलूचिस्तान से बतौर आज़ाद उम्मीदवार सेनेटर मुंतखब हुआ है। क्योंकि पीटीआई ने उन्हें पहले जो टिकट दिया था वो इसलिए वापस ले लिया कि वहाँ वावेला मच गया था कि भाईजान 70 करोड़ रुपए लेके घूम रहे हैं। कौन है ये बंदा? हाँ, ये पीटीआई वाले कह रहे थे जी। अच्छा, पता चला कि शायद 4 पीटीआई के जो अरकान थे सूबाई असम्बली के, उन्होंने भी भाई कादिर को वोट वो दिया होगा। हाँ, लेकिन वो ज़मीर की आवाज़ पे नहीं बीएनपी मेंगल के भी ये कहा जा रहा है कि उनके भी एक आध दो, वरना आज़ाद उम्मीदवार की सेटअप में गुंजाइश ही नहीं बनती। बात अगेन वही बात हो गई ना सर, अगर आप इजाज़त दें 2 सेकेंड, कि प्रोपोर्शनल वोटिंग होनी चाहिए। अच्छा, प्रोपोर्शनल वोटिंग अगर है, अगर हर पार्टी ने अपनी पार्टी के बंदे को वोट देना है तो अब्दुल कादिर साहब तो कहीं के नहीं रहते, यही बात है ना। अब आप सोचें कि उस रात वोट से पहले ज़मीर भाई को कितने लोगों को कॉल करनी पड़ी कि हेलो आवाज़ आ रही है, मैं ज़मीर बोल रहा हूँ। अच्छा, 12 जो भी हुआ, हाँ, अब्दुल कादिर साहब जीत गए और जीत के सब वारिस होते हैं, नाकामी का कोई वारिस नहीं होता। ये आप अंग्रेज़ी में कई दफ़ा कह चुके हैं। तो आज जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिले तो बतौर एक जीते हुए उम्मीदवार के, एक जिम्मेदार सेनेटर के तौर पर मिले और पीटीआई में शामिल हो गए या नहीं? जी बिल्कुल। ये तब देख रहे हैं ना सर, वो हार ऐसे नहीं पहनाते। तो जो माजी करीब था वो माजी करीब था, अब तो वो एक मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो मैं ज़ाहिर है उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। वो जो क्या है वो गले में पहनने वाला दुपट्टा जो है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि जब उनको टिकट दिया गया था तो ये कह के दिया गया था कि पीटीआई का टिकट है और पीटीआई के ही वो रुकन हैं। बाद में ये बात अगदा खुला
कि नहीं उन्होंने पीटीआई ज्वाइन नहीं की हुई थी, बस वो वैसे सपोर्ट करते थे। फिर बलूचिस्तान में जो उनसे टिकट ले करके मॉरल हाई ग्राउंड पे पीटीआई ने टिकट दे दिया ज़हूर आगा साहब को। नहीं, अब वो इमरान खान के सिपाही बन गए, लिहाजा अब आप बहुत ज़्यादा उनसे गुफ्तगू ना करें। दूसरे मैं एक आदमी जो खुशकिस्मत है उसको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, वो है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। जी सर। वो इसलिए देना चाह रहा हूँ कि एक तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, परवेज़ खटक साहब ज़ाहिर है उसके नुमाइंदे हैं, और उन्होंने जो ऑफ़र की गफूर हैदरी साहब को, उन्होंने कबूल की या नहीं की। तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो डिप्टी चेयरमैनशिप है उसमें पीटीआई भी गफूर हैदरी साहब को वोट देगी, जैसा कि उन्होंने कहा और ऑफ़र की है। गफूर हैदरी साहब अभी नहीं मान रहे, लेकिन ये कि वो ना तो नहीं करेंगे ना अगर आप वोट दें उनके मुखालिफ के तौर पे। और तो पीडीएम उस लिहाज से पीडीएम के तो उम्मीदवार हैं ही, तो ये मफाहमत की तरफ पहला कदम हो सकता है। और देखिए अच्छा, और गफूर हैदरी साहब को सेनेट की तारीख में अगर पीटीआई अपने वादे पे कायम रहे, पेशकश पे कायम है, तो गफूर हैदरी को सेनेट की तारीख में 100 वोट पक्के पक्के मिलेंगे, पीडीएम का भी और पीटीआई कितना का अच्छा नज़ीर बने। अच्छा, और उसके अवज़ पीडीएम को फराग दिली का मुजाहरा करते हुए पीटीआई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पेशकश करनी चाहिए सेनेट में, इसलिए कि वो वैसे भी उनके 47 मेंबर्स हैं, तो माइनॉरिटी है, तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का अगर उन्हें ओहदा पेश करें तो होगा ये कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी खुदा ना खास्ता, मैं पीटीआई के हवाले से कह रहा हूँ, बनते हैं चेयरमैन, अब्दुल गफूर हैदरी पीटीआई और पीडीएम के उम्मीदवार के तौर पर डिप्टी चेयरमैन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीटीआई। ये होता है अपर हाउस, ये होता है सबको साथ लेके चलने का पहली कोशिश। जहाँ तक गफूर हैदरी साहब की बात है, और बहुत अच्छी बात है कि दोनों उनको ही चाहते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि दोनों ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें डीजल इंजन है। बीदर एज इट में आप देखें कि खान साहब ने भी जो बात किया, अब लोग आपको पता है कि तनकीद करते हैं कि जी आपने तो कहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा, हाँ, और फिर आप इनको करेंगे। एनआरओ नहीं देने की बात की थी, 16 अरकान जिनके बारे में खुद पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे ये अरकान जिन्हें ज़मीर बेचा, असल में तो उन्होंने खान साहब को एनआरओ दिया है 178 वोटों में शामिल होकर। अच्छा, मुझे बताएं, लॉजिक तो है थोड़ी सी। आप अगर पीटीआई की जगह होते तो आप क्या करते? मतलब इसके अलावा क्या कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा क्या आप नहीं, मैं सब ऑप्शन है? नहीं, मैं सब ये करता, लेकिन मैं फिर मॉरल हाई ग्राउंड की तस्बीह ना घुमाता। मैं कहता यार पॉलिटिक्स में देखे ना, जरदारी साहब का वो मकूला याद करें कि ये कोई वादे कुरान और हदीस तो नहीं होते, रियल पॉलिटिक्स यार, आ जाओ मैं तो करो। अच्छा, और मुझे शिबली फराज की बात अच्छी लगी, उसने कहा जी हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, यही तो होता है। अच्छा, अब उसमें आप ये ना करें कि साहब हम जो है बड़े परहेजगार हैं और बाकी है ग्राउंड अगर गंदा है तो आ जाओ, गंदे हो जाओ। हाँ, और देखो ये कोई देखो ये जो अभी बात की है यार, पिछली दफा जब संजानी की इलेक्शन हुई थी तो उसमें क्या हुआ? हाँ, ठीक है, फिर जब उसके खिलाफ अदम एतमाद हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? तो जो ये है ना, ये जो पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म है ना, तू स्याह मैं सफेद, हाँ तुम जहर में घुले हुए, हम दूध के धुले हुए। ये जो है ना, और ये एक दो दफा भी सही है एज ए नैरेटिव, बट अब इतने होल्स आ जाते हैं इसके अंदर कि बेहतर है कि थोड़ी सी आप प्रैग्मेटिक बात कर लो तो कुछ नहीं, और प्रैक्टिकली तो आप कर ही रहे हो, और प्रैक्टिकली आप कर ही रहे हो यार। और ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी रहनुमा से बात कर रहा था, जिन्होंने अपोजिशन के एक रहनुमा से कि जनाब क्या चांसेस है, तो वो खुद मान रहे थे कि जनाब मुश्किल लग रहा है, मगर उन्होंने कहा कि देखें हमारी जमात से, क्योंकि जिन लोगों ने पहले संजरानी साहब को वोट दिया था, अब हमें पता है वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, आप मतलब मासूमियत की इंतहा जरा चेक करें। अब कुछ नए अरकान है। हाँ, वो एग्जैक्टली सही बात। नहीं, वो कहते हैं ना कि मैं कभी पुरानी गलतियां नहीं करता, मैं हमेशा नई गलतियां। हाँ, तो नए मेंबरान सामने आ जाएंगे। जाहिर है अब बड़ी इस्लामाबाद में नून लीग वाले भी अपने सेनेटर्स को इकट्ठे कर रहे हैं, दाने गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब 11 तारीख को, मैंने सुना है कभी कभी ना जमीर भाई को जगाने के लिए आपको कायदे आज़म की तस्वीरें भी दिखानी होती हैं उन्हें, एक नहीं बार बार, शायद ये भी गेम चल रही है। हाँ, लेकिन ये गेम तो इलेक्शन कमीशन में पहुंच गई है। आज जो वहाँ पे हेयरिंग हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में, वो बड़ी मजेदार यार, मजेदार थी वो, है ना, बहुत ही। इसमें जो बड़ी बात हो रही थी कि क्यों नहीं इसके ऊपर बात हो रही है। बीबीसी ने जो है बड़ी मजेदार इसमें रिपोर्ट शाया की है,
और उनका कहना है कि ये जो समाअत हुई यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए, ये दरख्वास्त पेश की फर्रुख हबीब साहब, कमल शोज़ेब और मलिका बुखारी ने, तीनों MNAs हैं ना, उनकी जानिब से, और उनके वकील थे अली ज़फ़र। अच्छा, इधर से क्या पेश किया गया, ARY पे नशर होने वाली 3 वीडियोज़ कमीशन को पेश की गई। पहली वीडियो आप सबको पता है अली हैदर गिलानी की, जिसमें वो मुबैना तौर पे जो MNAs हैं उनको वोट ख़राब करने का तरीक़ा समझा रहे हैं। दूसरी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी नासिर हुसैन शाह के साथ उनकी, वो भी सारी कौम ने देखी है। तीसरी वीडियो थी मरियम नवाज़ की, ARY का प्रोग्राम है पावर प्ले, उसमें चली थी कि जी असल में नोट नहीं चला, वोट चला है, वो वाली। अच्छा, इस पे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे इरशाद कैसर, उन्होंने कहा कि इन वीडियोस की कानूनी हैसियत बाय द वे क्या है। अली ज़फ़र ने कहा जी वीडियोस मीडिया पे चल रही थी तो हमें लगा कि दुरुस्ती होंगी, ये दलील दे रहे हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र। अच्छा, इस पे दूसरे जो मेंबर हैं जस्टिस अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये जो वीडियोस आपने दिखाई हैं अभी, इसमें ना तो पैसों का जिक्र हो रहा है, ना टिकट देने की कोई बात हो रही है, ये वीडियोस तो चैनल का पॉइंट ऑफ व्यू मालूम हो रही हैं। और जिन 16 लोगों की बार बार हम बात सुन रहे हैं कई दिनों से, उनका नाम कमीशन को बताएं ताकि हम कुछ कार्रवाई करें, और जिन्होंने पैसों की ऑफ़र की है उन अफराद को भी इस केस में फ़रीक बनाएं। सिर्फ इस मवाद पे तो हम कुछ स्टेप नहीं ले सकते। अली ज़फ़र ने कहा हमारा काम था आप तक वीडियोस पहुंचाना, अब आप आइन और कानून की रोशनी में इनका एक्शन लें। तो इस पे जस्टिस अल्ताफ़ ने कहा कि जब तक आप मुतासिरा अफराद में को फ़रीक नहीं बनाएंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दलाइल देते वक्त अली ज़फ़र के कान में जो फ़र्रुख हबीब थे एक दरख्वास्त गुज़ार, वो मुसलसल सरगोशियाँ कर रहे थे, तो ज़फ़र जो है वो अपनी बात करते करते भूल गए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन वाले से मैं अभी क्या कह रहा था सर, तो उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे थे बेसिकली। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ, वक्फे में नहीं छोड़ता। मलिका बुखारी जो हैं एक पिटिशनर, उन्होंने कहा सर मुल्क का पैसा चोरी हुआ है, पूरे मुल्क की नज़रें आप पे हैं, आप इंसाफ करें। इस पे वो एक मेंबर ने कहा कि देखें हमने बीबी नीचे डाइस लगवा दिया है, आप जहाँ जाके आप जज्बाती तकरीर करें, यहाँ सिर्फ दलाइल चलते, दलाइल या सबूत फॉर दैट। तो उन्होंने कहा जी नई दरख्वास्त दें, और जो है बयान हल्फी लगाएं जो लोग हैं जिनको आप पेश करना चाहते हैं। तो वक्फा लेते, वक्फे के बाद ये ज़रूर बात करेंगे कि अगर ये स्टिंग ऑपरेशन था तो फिर तो PTI को सामने आके कहना चाहिए कि जी ये मेंबर्स थे, इन्होंने ये बात हुई और सारा कुछ, और देखें कल क्या होता है। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। आज इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये दरख्वास्त तो रद्द कर दी है कि उनका नोटिफिकेशन ना किया जाए, ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि कल आप अपने जो अरकान जिनका दावा है कि उनको अली हैदर गिलानी ने कुछ पैसे ऑफ़र किए हैं, तो उनका बयान हल्फी लेकर के आएँ। जो मेंबर पंजाब हैं जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ कुरैशी, वो ये कह रहे थे कि देखें रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी की तरफ आप इशारा करें और दूसरी पार्टी जो है उसको आप छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रिश्वत की तो बात आई नहीं ना अभी तक। आई मीन अगर हम देखें, अगर हम पहले वीडियो की बात करें, कल भी ये बात हुई थी, एक बार फिर करने की ज़रूरत पड़ रही है। वहाँ उस वीडियो में डायरेक्टली कोई बात नहीं की गई कि सर आपको हम आपसे ये चाह रहे हैं, इतने पैसे चाह रहे हैं, या अली गिलानी कह रहे हैं कि आपको हम इतनी वीडियो, मेरे ख्याल कोई 40-50 सेकंड की वीडियो है जिसमें सिर्फ इतनी बात की गई है कि जी अगर आपने वोट ख़राब करना है तो ऐसे करना है। अच्छा, जब ये वीडियो आया था तो मेरा ख्याल था कि अब अनकरीब इसका पहले वाला हिस्सा या इसके बाद वाला हिस्सा भी आ जाएगा जिसमें पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी, लेकिन अगर वो अभी तक नहीं आया तो इसका शायद ये मतलब है कि वो पार्ट उनके पास ऑन वीडियो है ही नहीं, मतलब कि वो इस लेवल तक इस ट्रैप में नहीं आया। अब अगर सिर्फ इस वीडियो को वो डालेंगे और फिर अली गिलानी से जवाब पूछेंगे तो वो आराम से ये कह सकते हैं कि जी इन्होंने पूछा मेरे से कि सर अगर हम अपना वोट ख़राब करना चाहें तो वो कैसे करें, मैंने उनको बता दिया।
अब अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और अगर वो पेश करें और उसमें बाकायदा कहा जा रहा है कि जी वो पूछ रहे हैं ये सवाल, तो फिर तो ये इंट्रैपमेंट में आता है। और अगेन सुप्रीम कोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा, ये और कोई नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन नहीं कह रहा, जस्टिस अरशद मलिक की वीडियो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, काफ़ी चीज़ें कही थी कि ये ऑडियो, इस तरह की ऑडियो या वीडियो को एज प्रूफ, एज एविडेंस सबमिट करने के लिए आपको क्या क्या बॉक्सेस टिक करने हैं। लेट्स जस्ट से कि द पर्सन रिकॉर्डिंग द ऑडियो टेप और वीडियो हैज़ टू बी अ पर्सन हुज पार्ट ऑफ रूटीन ड्यूटीज इज रिकॉर्डिंग एन ऑडियो और वीडियो, मतलब कि नॉट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग अ ट्रैप टू प्रोक्योर एविडेंस। तो अब इनकी कोई, तो ये कोई वीडियोग्राफर तो नहीं है, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा पे ये फुटेज रिकॉर्ड हुई है, फिर आप कह सकते हो कि ये रूटीन है। ये तो फिर ऑब्वियसली आपने इसी मकसद के लिए की थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की ही अपनी एविडेंस के रूल्स को आप देखें, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट है, तो आप इसको एडमिट नहीं। तुम्हारी ये बात इसलिए दुरुस्त लग रही है कि जब पीटीआई ने अपने 20 अरकान असम्बली को निकाला था खैबर पख्तूनख्वा के, तो पार्टी ने एक्सपेल किया था, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दिया। अच्छा, वो तो कंप्लेंट भी नहीं गई, हालांकि वो बड़ी प्रोफेशनल वीडियो थी, कंप्लेंट भी नहीं गई थी, वो तो कंप्लेंट भी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट जाएगी तो फिर वो कुछ करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन देखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम उनकी ड्यूटीज़ में है कि वो शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनाएं, तो आप इलेक्शन कमीशन को भी इस बात से बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि उनका देखें जो भी हुआ और जिस तरह से वीडियोस आई थी, पहले भी बात हुई कि नहीं तो कोई हर्ज नहीं था, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन जब वो ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ वीडियो नहीं है, वो बंदे जो हैं उनका बयान हल्फी तो लाओ ना। ऐसे तो कुछ अच्छा नहीं लेकिन मतलब इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कर सकता, कोर्ट क्या करेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन के अंडर लिखा हुआ है कि वो खुद भी अच्छा खुद कर रहा है ना, लेकिन बेसिक टूल्स तो उसे आप दे दें ना, जो भी शिकायत कुनिंदा है। दूसरी बात ये कि वो जो 4 बंदे हैं जिनका बयान हल्फी लगेगा, जो कि अली गिलानी की वीडियो में मौजूद हैं, बकौल उनके चारों ने एडमिट किया वो थे और वो एक स्टिंग ऑपरेशन का पार्ट थे। तो अब वो अपना बयान हल्फी क्या देंगे? हमने पैसे लिए हैं। वो तो ये कहेंगे कि जी हम तो चेक करने के लिए हमने एक ट्रैप किया और वो एक वीडियो बना ली है और हमने पैसे वैसे नहीं लिए। द मोमेंट वो ये कहते हैं कि हमने पैसे वैसे नहीं लिए, तो फिर कैसे साबित होगा कि जो जीतने वाली पार्टी है उसने हारने वाली पार्टी को पैसे दिए? आप हर जगह से फंसेंगे। तो पीटीआई तो अपना केस और पेचीदा बना रही है। ये तो सर एक वो है ना, चार लोगों। हाँ, तो बाकी 16 तो ज्यादा पड़े ना। हाँ, तो बाकी 16 को ले आए। हाँ, तो वो बिल्कुल लेकर के आए ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन लाएंगे क्या? देखें, नहीं लाएंगे ना। हाँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इसमें क्या हुई? अच्छा, नहीं, सवाल इलेक्शन कमीशन बैठा है, ना वो 4 लाएंगे ना वो 16 लाएंगे, इलेक्शन कमीशन यहाँ क्या कर ले? तो पुलिस भी फिर इस तरह कहे कि अगर क्राइम हुआ है तो भाई आप ही सबूत दे दो, फिर हम क्या करें? स्लाइटली डिफरेंट। आई थिंक हमें कवर दिलशाद साहब से ये चीजें पूछनी चाहिए। आई थिंक हम वी आर नाउ स्पेकुलेटिंग, नॉट स्पेकुलेटिंग। इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाए। जब उसके ऊपर आती है बात कि ये शफाफियत नहीं हुई, और हमें भी पता है, सबको नज़र आ रहा है ना कि यूसुफ रजा गिलानी और उसके इलेक्शन में क्या हुआ। अच्छा, अब डस्का में क्यों इलेक्शन कमीशन ने क्यों स्टेप लिए? डस्का में इसलिए स्टेप लिया कि खुद इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हुए थे, तो एक एविडेंस घर के अंदर मौजूद था, उसकी बुनियाद पे उसने एक्शन ले लिया। लेकिन मैं बात बताया मुबशिर, सीरियस क्वेश्चन, ठीक है, संजानी की जो इलेक्शन हुई थी उसमें भी कुछ लोगों ने अक्रॉस पार्टी लाइन वोट दिया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस में भी ये हुआ। गिलानी साहब की इलेक्शन में ये जो अभी हुआ है हफीज शेख वाली, उसमें भी ये हुआ है। ये कैसे कौन गेज करे? बिकॉज ये तो आपके पास, अच्छा, और आपके पास ये अलाउंस है ना। आज की समाज में ये बात एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर है, उन्होंने कही कि जी 2018 में भी हमें कहा कि जी आप एक्शन लें कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, लेकिन इल्जामात आए हमारे सामने, कोई सबूत नहीं आया 2018 में भी। क्या सबूत? उन्होंने बंदे निकाल दिए, ठीक है ना, एक्सपेल कर दिया। निकालना तो आपका अंदरूनी मामला है ना, अंदरूनी मामला, ये कोई लीगल एविडेंस तो नहीं है। लेकिन अब वीडियोस तो उस वक्त भी मौजूद थी ना सर। लेकिन फिर ये सवाल बनता है कि वीडियोस मौजूद हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन पीटीआई ने उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन के सामने तो कोई नहीं, वो तो नहीं किया था। लेकिन मुझे बताएं कि तमाम जमातों के पास सबूत मौजूद हैं, बकौल तमाम जमातों के लीडरान के,
कि हाँ जी जैसे 2018 में कहा गया, नून और पीपल्स पार्टी ने कहा हमें मालूम है कि हमारे किन अरकान ने उधर वोट दिया है, बातें करते रहे, बिल्कुल इलेक्शन का एविडेंस नहीं लेके आए। एग्जैक्टली वो चलती हुई गाड़ी में से आप 2-3 पहिए नहीं निकाल सकते। तो उसमें फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है सिवाय वक्फा लेने के? वेलकम बैक। और अगर हम कुछ देर के लिए पाकिस्तान के खबरी कुएं से निकलें तो मेरिट के एतबार से जो इस वक्त टॉप की 2 या 3 बड़ी बड़ी आलमी खबरें मुसलसल 2 हफ्ते से न्यूज़ एजेंडे पे छाई हुई हैं, तो उनमें म्यांमार में जो फ़ौजी हुकूमत ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा है और उसके बाद जो तशद्दुद हुआ है वो एक या 2 जो ऊपर की टॉप की खबरें हैं उनमें छाया हुआ है। 1 फरवरी को फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ऑंग सान सूची की पार्टी NLD की हुकूमत थी। NLD ने नवंबर में इंतखाबात हुए थे, उसमें 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। फ़ौज ने कहा नहीं धांधली हुई है, दोबारा इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि फ़ौज की जो परवरदा जमात थी उसको 20% से भी कम वोट हासिल हुए थे। ऑंग सान सूची और मुल्क के जो सदर थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। सूची पे 3 केसेस बनाए गए और बड़े संगीन केसेस। पहला केस ये था कि उन्होंने अपने घर में गैर कानूनी तौर पे 5 गैर मुल्की वॉकी टॉकीज़ जमा किए हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत बुरी बात। दूसरा केस ये बनाया गया कि उन्होंने कोविड-19 की जो पाबंदियां थी, लॉकडाउन की मुतादिद बार खिलाफ वर्जी की, जो जिसकी वजह से हुकूमत ने तख्ता उलट दिया उनका। और तीसरा ये था मुकदमा जो बनाया गया है वो ये है कि उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान लोगों को डराया धमकाया। किसने? ऑंग सान सूची और उनके हामियों ने। अच्छा खैर, तख्ता उलट दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उसने बाइकॉट की मुहिम शुरू कर दी। मज़म्मती करारदादें जारी होनी शुरू हो गई। कुछ जर्नलों के असासे मगरबी ममालिक बशमूल अमरीका उन्होंने मुंजमद करने शुरू कर दिए, एक रिवायती जो SOP होता है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा में बर्मा के मुस्तकिल मंदूब थे तो उनका दिमाग उलट गया। वो चूँकि ऑंग सान सूची के ज़माने से अक़वाम मुत्तहिदा में थे तो उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम से कि खुदा के वास्ते मेरे मुल्क में जो फ़ौज ने तख्ता उल्टा है और गसब किया है, यरगमाल बनाया है मुल्क को, उसको छुड़वाने के लिए आलमी बरादरी कोई कलेक्टिव कोशिशें करे। अभी आज ही बरतानिया में बर्मा के सफ़ीर हैं, उन्होंने भी आलमी बरादरी से अपील की है कि फ़ौजी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो ऑंग सान सूची को रिहा करें। बर्मी हुकूमत ने ज़ाहिर है उन दोनों को बरतरफ कर दिया है। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि मुल्क में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। 1988 में सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, वो तो बुरी तरह कुचल दी गई थी, लेकिन चूंकि ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना है लिहाजा सिविल नाफरमानी की तहरीक ने बहुत कुछ सीखा माजी से और अब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, और जिसमें हर तरह के जो सरकारी और गैर सरकारी इदारों के वर्कर्स, बॉसेस, कंपनियों के लोग, छाबड़ी फरोश अपनी नौकरी रोज़गार की परवाह किए बगैर जो है वो रोज़ाना निकलते हैं। पिछले 2 हफ्ते में क्रैकडाउन के दौरान 70 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे गए हैं। उनमें NLD का एक सेनेटर भी शामिल है जो मुंतखब सेनेटर था। हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया और जो ट्रेडिशनल मीडिया है ज़ाहिर है उस पर भी क्रैकडाउन हो रहा है, यानी मुल्क एक तरह से प्रैक्टिकली ठप हो चुका है। मगर फ़ौज लोगों को अगर दबाने की कोशिश कर रही है तो लोग भी नित नए तरीक़ों से, इनोवेटिव तरीके से सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब जब ये 1 फरवरी को जी ये कू होता है, ठीक है, पहले 2 दिन तो थोड़ी सी खामोशी होती है, लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। और काफ़ी जगहों में बिजली भी काट दी जाती है म्यांमार में। तो लोगों ने क्या किया कि अंधेरे में बर्तन बजाने लग गए, और फिर ये चीज़ रोड पर भी आई, अगर वो फुटेज दिखा सकते हैं बर्तन बजाने वालों की। ये तो फिर अब मतलब रात के अंधेरों से लेके अब वो दिन में करें कि जी हम कोई नारेबाजी तो नहीं कर रहे, अब क्या बर्तन बजाने पे आप हमें गिरफ्तार करेंगे। तो ये चीज़ चलती रही। अब जाहिर है कि पुलिस अथॉरिटीज़ को भी समझ आ गई कि हमारे खिलाफ ही प्रोटेस्ट चल रही है।
फिर लोग रोडों पर निकलने लगे। और एक बड़ी एक यूनिक चीज़ जो मैंने देखी है ये म्यांमार के प्रोटेस्ट में और थाईलैंड के प्रोटेस्ट में, एक खसूसी सल्यूट इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 उंगलियां आप आसमान की तरफ करते हैं और आप अपनी थंब और 4 फिंगर को, अगर वो वाली फुटेज हम चला दें इनके 3 फिंगर सल्यूट की, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। ये जो सल्यूट है इनका, ये स्टार्ट होता है ये वाला, यूं करते हैं। ये पहले आपने थाईलैंड में देखा था, लेकिन ये थाईलैंड से स्टार्ट नहीं होता, ये एक फिल्म में एक है, हंगर गेम्स फिल्म अगर आपने देखी है तो उसके जो मरकजी किरदार है वहाँ पर भी एक डिक्टेटरशिप के खिलाफ ही वो जंग लड़ रहे होते हैं, तो वो ये वाला सल्यूट यूज़ करती है। वो सल्यूट फिल्मों से लेके पॉपुलर कल्चर से लेके थाईलैंड पहुँचा था, थाईलैंड से आके म्यांमार में पहुँचा है। अच्छा, अब आपको पता है कि वहाँ पर भी बड़ी सुपरस्टिशंस होती हैं, ठीक है ना। और एक जो सुपरस्टिशन है म्यांमार में और शायद पूरे खित्ते में, कि अगर आप ख़वातीन का लिबास मर्दों के लिबास के साथ धोएंगे तो मर्द कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ कर है, चुनाचे काफ़ी जो उनके जो पुराने या रिवायती घराने हैं और ख़ासतौर पे जो दिहाई इलाके हैं, वहाँ पर ख़वातीन के लिबास को अलग धोया जाता है और मर्दों के लिबास को अलग धोया जाता है। तो वहाँ पर जो ख़वातीन प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया कि जब फ़ौज आ रही होती है या पुलिस आ रही होती है तो वो अपनी लॉन्ड्री को रोड के ऊपर इस तरह बांध देते हैं, तो वो नज़दीक नहीं आते कि यार नहीं यार कहीं हम कमज़ोर तो नहीं हो जाएंगे, हमारी मर्दानी ताकत तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर अपेरेंटली बंगाली बाबा नहीं होते या फरजाना दवाखाना नहीं होता कि वो सही कर सके अपने आप को। तो ये एक बड़े यूनिक किस्म की प्रोटेस्ट आपने वहाँ पर देखी है। और कहीं कहीं मैंने वो भी फुटेज देखी है, वो हमारे पास है नहीं, कि वहाँ दूर से ना वो उनको ये कपड़ों को आग लगा देते हैं कि एक दफ़ा ये जल के राख हो जाएंगे तो फिर हम इस इलाके में दाखिल होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, तकरीबन हर एक बिजनेस के शोबे में उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट है। तो एक वहाँ जो गेम ये चल रही है, और ये सिर्फ म्यांमार में नहीं बल्कि नेबरिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर भी म्यांमारी सिटीजन्स हैं, कि बाकायदा उन जो प्रोडक्ट्स हैं मिलिट्री के, उनके बॉयकॉट की भी एक तहरीक चल रही है। तो म्यांमार की यंगून के जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आप वो तस्वीर दिखा दें, उसके सामने बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पर हम ये सिगरेट का ब्रांड नहीं बेचेंगे, यहाँ पर हम ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेचेंगे, यहाँ पर ये हम फौज की बियर नहीं बेचेंगे। बल्कि कहीं कहीं तो ये आप देख रहे हैं कि नीचे वो जो फौजी सरबराह है उनकी तस्वीरें हैं, और ये लोग म्यांमार बियर जो फौज की बियर है उससे अपने पैर धो रहे हैं। तो ये एक अगेन यूनिक प्रोटेस्ट कि यार अब बियर गिराने पर आप गोली मारोगे हमें। और दुकानों के सामने ये भी वहाँ पर कहीं कहीं लगा हुआ है कि यहाँ पर हम किसी पुलिस के अफसर या किसी फौजी अफसर को हम यहाँ पर सर्व नहीं करेंगे, दाखिल नहीं करेंगे। ये देखें, और वहाँ आपको पता है कि पैर धोना भी एक सॉर्ट ऑफ इज लाइक अ काइंड ऑफ एन इंसल्ट। तो हम आपकी चीज़ के साथ अपने पैर धो रहे हैं और इन चीज़ों को फेंकते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो म्यांमारीज मिलिट्री एक वक्फा लेना। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आई, वक्फे के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक। म्यांमार का तस्करा जारी है। अच्छा, सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जिस पे 1962 से तकरीबन 60 साल से फ़ौज का मुसलसल तसल्लुत है। अच्छा, जमहूरियत भी वहाँ फ़ौज की मर्ज़ी की है, आइन भी फ़ौज की मर्ज़ी का बनाया गया है, दिफा, दाखिला और सरहदी अमूर की वजारतें हमेशा मुस्तकिल फ़ौजी जर्नल ही उस पर बैठता है। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो ब्यूरोक्रेट्स की तकर्री करता है, ट्रांसफ़र करता है, मुंतखब करता है, उसका सरबराह भी हमेशा कोई ना कोई फ़ौजी जर्नल होता है। पार्लियामेंट में आइन के तहत फ़ौज की 25% नशिस्तें हैं और उसमें वर्दी पहन के ये बैठते हैं। अब उसके बाद क्या ज़रूरत थी कि फ़ौज को बराह रास्त टेक ओवर करने की? ये बात समझ से बालातर है, लेकिन ये बात अगर ध्यान से देखी जाए तो समझने की आसानी हो जाएगी कि फ़ौज अपने अखराजात पे के लिए रियासत पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि रियासत जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि फ़ौजी अखराजात से जो रकम बचे उससे बाकी रियासती उमूर चले जाएं। अच्छा, फ़ौज किस लिहाज से खुद कफ़ील है? फ़ौज खुद कफ़ील होगी
वो मैं थोड़ी देर में आऊँगा। फौज को ख़तरा असल में ये था कि जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ऑंग सान सूची की पार्टी दोबारा आ रही है, तो इससे जो हमारी जो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस हैं या पॉलिटिकल हेगमनी है वो चीज़ें जुड़ी हुई वो कमज़ोर हो सकती है। अब देखें ना, कीमती पत्थरों की कानकनी फौज की शराकत के बगैर पर बर्मा में मुमकिन नहीं है। तंबाकू की पूरी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, स्काई डाइविंग, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, गैर मुल्की कंपनियों में हसेस और यानी तमाम चीज़ों में फ़ौज जो है उसके बगैर वहाँ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस कारोबार का जो बुनियादी महवर है, 2 कंपनियां हैं जो फ़ौज ने 1990 की दिहाई में बनाई थी। एक है म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग्स और दूसरी है म्यांमार इकनॉमिक कॉरपोरेशन। म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग जो है फ़ौज का पेंशन फंड भी चलाती है, मसलन स्टेट पे फ़ौज डिपेंड नहीं करती, इवन पेंशन के लिए भी। अच्छा, रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जर्नैल और उनके अहल खाना और दोस्त और उनके कारोबारी मफादात इन कंपनियों के ज़रिए पूरे होते हैं। मौजूदा जो फ़ौजी लीडर हैं जनरल मिन ऑन्ग ब्लिंग, उनके जो बेटे हैं ऑन्ग पाई सू, उनके ना सिर्फ मुतादिद कंपनियों में शेयर्स हैं बल्कि एक टूरिस्ट रिजॉर्ट के वो मालिक हैं, और जो बर्मा की टेलीकॉम कंपनी है माईटेल, उसके आधे शेयर जनरल के बेटे के पास मौजूद हैं। अच्छा, म्यांमार इकनॉमिक होल्डिंग्स और म्यांमार इकनॉमिक कॉरपोरेशन जो 2 फौजी कंपनियां हैं, उनके 1/3 शेयर्स फौजी यूनिटों को दिए जाते हैं और बाकी जो हैं शेयर्स वो मौजूदा और रिटायर्ड जनरलों के पास हैं। 19 ड्यूटी जो है कि आपने हर एक बंदे को हिस्सेदार बनाया। अच्छा, तो वो कैसे आपके खिलाफ कभी जाए? बिल्कुल। अच्छा, 1990 से 2011 के दरमियान जो 21 साल हैं, उसमें इन दोनों कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर्स को $17 बिलियन का मुनाफा कमा के दिया है। तो जाहिर है कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो ज़मीर की आवाज़ तो मैं ज़मीर की आवाज़ को तो लब्बैक कहूँगा हमेशा। अच्छा, शेयर्स को सज़ा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 35 शेयर होल्डर्स हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो गया तो उनके शेयर्स हमेशा के लिए जब्त कर लिए, कोई डिविडेंड नहीं मिलता, कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। अच्छा, अमेरिका जो है उसने जाहिर है कि म्यांमार की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उन पे पाबंदी लगाई है। जापान की जो बियर कंपनी है किरण, जिसकी वजह से मोनोपोली बियर की है बर्मा में फ़ौज की, वो उसने अपने माहिदे ख़त्म कर दिए है। सिंगापुर का एक ग्रुप है, उसने टोबैको में जो इन्वेस्टमेंट की है वो बज़ाहिर वापस ले ली है। मगर सवाल ये है कि इन पाबंदियों से जर्नलों को क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए कि जो चाइना वो आ जाएगा, चाइनीज़ कंपनियाँ वो तो एक टांग पे इस वक्त चाइनीज कंपनीज भी आ सकती है, रशियन कंपनीज भी आ सकती हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हो रहा है और माना कि क्योंकि ये एक म्यांमार में हो रहा है, कोने में हो रहा है, तो इतनी कवरेज नहीं है। एक और जो वजह है कि देखिए लोग मारे जा रहे हैं, तशद्दुद हो रहा है, सिंपैथी बहुत कम है। हाँ, खासतौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि हमें याद है कि इन्होंने रोहिंग्यों के साथ क्या किया था और ऑन्ग सान सू की ने जाके यूनाइटेड नेशंस में उस पॉलिसी को डिफेंड किया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी इनको भी समझ आने लग गई है। आप ही जिक्र कर रहे थे कि एक रोहिंग्या राइटर है जिन्होंने शायद एक आर्टिकल लिखा था कि अब जो बर्मीज मेजॉरिटी जो भी है इनकी एथनिसिटी मेन जो म्यांमार में, अब उनके मुंह में खत आ रहे हैं कि जी हमने सपोर्ट किया था जो रोहिंग्यों के खिलाफ किया गया था, हमें माफ कर दें, हमारे से गलती। क्योंकि अल्ट्रा नेशनलिज्म फौज ने अपने मफादात के तहत उसे उभारने की कोशिश की थी ताकि तवज्जो चली जाए, जो कि एक SOP होता है। बिल्कुल। लेकिन म्यांमार की फौजी जनता को एक सहूलत कि जो सबसे अहम हमसाया मुल्क है इंडिया और चाइना, दोनों ये कह रहे हैं ये सब आपका अंदरूनी मामला है, आप दोनों फरीक तहम्मुल से काम लें, पिटने वाला भी और पीटने वाला भी दोनों। इसमें जो है मीडिया का जो किरदार है, जो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं, लेकिन 70 सहाफ़ी अब तक पकड़े गए हैं, 5 न्यूज़ चैनल्स के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं। आज भी 2 कमायूथ और मिजीमा जो ऑफिस पे फ़ौज ने छापा मारा है और वहाँ से सारे सर्वर्स, न्यूज़ रूम सब कुछ उठा लिया, फिर भी सहाफ़ी जो है और इंटरनेशनली भी। आज मैं AP की खबर पढ़ रहा था, AP के जो इंटरनेशनल करेस्पॉन्डेंट था उसको भी धर लिया है वहाँ पे। तो जाहिर है जब मीडिया बाहर आँख तो होता है, तो जो बाहर आ रही हैं वो म्यांमार के सहाफ़ियों की वजह से ही खबरें बाहर आ रही हैं। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।